जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा सागर एकेडमी पे। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे, मस्त और स्वस्थ होंगे। आपकी पढ़ाई बढ़िया और बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। साथियों, आज हम एसएससी एमटीएस का मॉक टेस्ट 2 करने वाले हैं। इससे पहले हमने एसएससी एमटीएस में जीके का मॉक टेस्ट 1 कर लिया है। तो जितने भी स्टूडेंट्स चैनल पर नए हैं उनसे विनती है कि आप चैनल के अंदर जाइए और इसका मॉक टेस्ट 1 ज़रूर देखिए। जितने भी प्रश्न करवाए जा रहे हैं साथियों, प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। और आपको पता है कि एसएससी एमटीएस में जो मेरिट बनती है वह जीके और अंग्रेजी के विषय पे ही बनती है। आपको मैथ आता है या रीजनिंग आता है, इससे कोई लेना देना नहीं है। ये दोनों विषय साथियों सिर्फ क्वालिफाई होंगे। जो आपका सेशन 2 का पेपर होगा, अंग्रेजी और जनरल अवेयरनेस यानी जीके का, आपकी जो मेरिट बनेगी इन्हीं 2 विषय के ऊपर बनेगी। तो साथियों, अगर आप एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं तो सिर्फ आपसे विनती है कि आप अंग्रेजी तथा जीके पे अपनी पकड़ मजबूत कर लीजिए, क्योंकि कट ऑफ इसी पे बनेगी और आपका सिलेक्शन तय होना इन्हीं 2 विषय पे है। तो साथियों, एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए हमने यूट्यूब पे जीके का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया है। तो जितने भी प्रश्न प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं उन्हीं प्रश्नों को साथियों हम मॉक टेस्ट में करवाते हैं। इससे क्या होगा साथियों, आपको एग्ज़ाम का आइडिया पता चल जाएगा कि एग्ज़ाम में कौन से प्रश्न किस प्रकार से पूछे जा रहे हैं। तो साथियों, क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। इससे पहले आपसे विनती है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। साथ ही इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलिएगा। साथियों, आपको प्रश्न देख के पता चल जाएगा कि हाँ, एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे और किस प्रकार का प्रश्न एसएससी पूछता चला आ रहा है। तो क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी साथियों। आपसे विनती है कि आप वीडियो को बिना स्किप के पूरा देखिएगा। और साथ ही जो उत्तर आपको आता रहेगा, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में भी बताना कि मुझे इसका उत्तर पहले से आता था। तो चलिए अब हम बिना किसी देरी के प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। आपको स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 1 दिख रहा होगा। प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ। साथियों, प्रश्न अंग्रेजी और हिंदी मीडियम दोनों में टाइप किया गया है। इससे आपको प्रश्न को समझने में थोड़ा आसानी हो जाएगा। देखिए, इन व्हिच ईयर डिड द सेकेंड वर्ल्ड वार बिगिन, यानी द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष में प्रारंभ हुआ। ऑप्शन ए 1940 है, ऑप्शन बी 1939 है और ऑप्शन सी 1941 है और ऑप्शन नंबर डी 1942 है। तो साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1939। साथियों, 3 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए प्रश्न नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। आपको स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 2 दिख रहा होगा। प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार कहाँ पाया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और काफ़ी अच्छा प्रश्न है। एग्जाम में कई बार प्रश्न रिपीट हो चुका है। प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार कहाँ पाया गया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मोहनजोदड़ो। साथियों, मोहनजोदड़ो में बृहत स्नानागार पाया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हु एमोंग द फॉलोइंग इज फेमस एज हरियाणा हरिकेन। साथियों, निम्न में से कौन हरियाणा हरिकेन के नाम से प्रसिद्ध है। प्रश्न है, निम्न में से कौन हरियाणा हरिकेन के नाम से प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए मिल्खा सिंह, ऑप्शन बी सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन सी कपिल देव और ऑप्शन नंबर डी सुनील गावस्कर। तो साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कपिल देव। साथियों, कपिल देव को हरियाणा हरिकेन के नाम से जाना जाता है। और साथियों, भारत सर्वप्रथम यानी पहली बार 1983 में इन्हीं की कप्तानी में वर्ल्ड कप जीता था। तो साथियों, क्रिकेट में भारत 1983 में सर्वप्रथम इन्हीं की कप्तानी में क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था और हरियाणा हरिकेन के नाम से कपिल देव जी को जानते हैं। तो प्रश्न था साथियों, निम्न में कौन हरियाणा हरिकेन के नाम से प्रसिद्ध है। तो कपिल देव को साथियों हरियाणा हरिकेन के नाम से जानते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। प्रश्न है, क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है। और इम्पोर्टेंट प्रश्न है साथियों, एग्जाम में कई बार यह प्रश्न पूछा गया है और अब की बार भी एग्जाम में पूछ सकता है। तो प्रश्न है, क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 22 गज। साथियों, क्रिकेट पिच की लंबाई 22 गज होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है विथ विच गेम इज उबर कप एसोसिएटेड, यानी उबेर कप का संबंध किस खेल से है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है साथियों। प्रश्न उबेर कप का संबंध किस खेल से है। ऑप्शन नंबर ए हॉकी, ऑप्शन नंबर बी टेबल टेनिस, ऑप्शन नंबर सी फुटबॉल और ऑप्शन नंबर डी बैडमिंटन। तो देखिए साथियों, उबेर कप का संबंध
बैडमिंटन खेल से है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। साथियों उबेर कप का संबंध बैडमिंटन से है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है साथियों, इस प्रश्न को आप स्टार लगा के चलिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछने की काफ़ी संभावना है। तो प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है साथियों। देखिए प्रश्न है, हु वाज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, यानी भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। ऑप्शन ए जीवी मावलंकर, ऑप्शन बी सुकुमार सेन, ऑप्शन सी डॉक्टर नागेंद्र सिंह और ऑप्शन नंबर डी अटल बिहारी वाजपेयी। इस प्रश्न का उत्तर साथियों कई बार आपको करवाया गया है। तो देखिए प्रश्न है, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सुकुमार सेन। साथियों सुकुमार सेन भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी लाजवाब प्रश्न है। प्रश्न है, मानस बाघ अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है। साथियों मानस बाघ अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है। कई बार एग्जाम में यह प्रश्न रिपीट हो चुका है। तो देखिए मानस बाघ अभ्यारण्य यह स्थित है साथियों असम में। कहाँ पे है, तो असम में है। मानस बाघ अभ्यारण्य असम में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, व्हेन वाज द सेकेंड बैटल ऑफ तराइन फॉट। तो साथियों तराइन की दूसरी लड़ाई कब लड़ी गई। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। हमने शुरू में ही आपसे कहा था कि जो प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं उन्हीं प्रश्न का हम मॉक टेस्ट करवाएंगे, यानी जितने भी प्रश्न प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों का निचोड़ इकट्ठा करके आपको इसका मॉक टेस्ट में करवाया जाएगा। इससे साथियों आपको एग्जाम का आइडिया पता चल जाएगा कि एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। तो देखिए प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, या साथियों एसएससी में ही नहीं लगभग सभी परीक्षाओं में यहाँ प्रश्न पूछा जा चुका है। तो देखिए तराइन की दूसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी। तो पहले साथियों बात करें तराइन की पहली लड़ाई की, तो साथियों यह लड़ी गई थी 1191 में। तराइन की पहली लड़ाई साथियों 1191 में लड़ी गई थी। और यहाँ पे प्रश्न पूछा है कि तराइन की दूसरी लड़ाई कब लड़ी गई। तो साथियों तराइन की दूसरी लड़ाई 1192 में लड़ी गई थी। कब लड़ी गई थी, तो 1192 में लड़ी गई थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर बन जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, थीन डैम इज सिचुएटेड ऑन व्हिच रिवर। साथियों थीन बांध किस नदी पर स्थित है। प्रश्न है, थीन बांध किस नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए ब्यास नदी, ऑप्शन नंबर सी चिनाब नदी, ऑप्शन नंबर सी रावी नदी, ऑप्शन नंबर डी सतलुज नदी। तो देखिए साथियों थीन बांध किस नदी पर स्थित है। थीन डैम इज सिचुएटेड ऑन व्हिच रिवर, यानी थीन बांध किस नदी पर स्थित है। तो साथियों थीन बांध या रावी नदी पर स्थित है। तो साथियों थीन बांध रावी नदी पर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। थीन बांध रावी नदी पर स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, व्हिच सिटी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ मूसी रिवर, यानी कौन सा शहर मूसी नदी के किनारे स्थित है। कौन सा शहर मूसी नदी के किनारे स्थित है। तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हैदराबाद। साथियों हैदराबाद शहर मूसी नदी के किनारे पर स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10 है, व्हिच ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर सेंट द क्रिप्स मिशन टू इंडिया इन 1942। साथियों व्हिच ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर सेंट द क्रिप्स मिशन टू इंडिया इन 1942, यानी 1942 में किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने क्रिप्स मिशन भारत भेजा था। साथियों यह इतिहास से संबंधित प्रश्न है और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एग्जाम में कई बार यह प्रश्न पूछा जा चुका है। तो इसको आप स्टार लगा के चलिए क्योंकि ये एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न है, 1942 में किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने क्रिप्स मिशन भारत भेजा था। साथियों क्रिप्स मिशन से संबंधित प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा 1942 में साथियों विंस्टन चर्चिल ने क्रिप्स मिशन को भारत में भेजा था। तो साथियों विंस्टन चर्चिल, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा। साथियों क्रिप्स मिशन 1942 में ब्रिटिश के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने भेजा था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों विंस्टन चर्चिल। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11 है, हु वाज द अपॉइंटेड एज द टेम्परेरी चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। साथियों प्रश्न किसे संविधान सभा का अस्थायी
अध्यक्ष नियुक्त किया गया था? काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है साथियों, स्टार लगा के चलिएगा आप इस प्रश्न को। तो इसका उत्तर हो जाएगा साथियों, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा जी को चुना गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12 है, हु हैज बीन कॉल्ड द साउल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? साथियों किसे संविधान की आत्मा कहा गया है? अब तक का साथियों काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। देखिए प्रश्न, किसे संविधान की आत्मा कहा गया है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए साथियों, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में भी बताना कि इसका उत्तर हमें पहले से आता था। यानी जो स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं और उनको इसका उत्तर आता है तो वह कमेंट बॉक्स में बताना कि मुझे इसका उत्तर पहले से आता था। तो देखिए प्रश्न, किसे संविधान की आत्मा कहा गया है? तो साथियों संवैधानिक उपचारों का अधिकार को साथियों संविधान की आत्मा कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसे ही संविधान की आत्मा माना गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधित विवाद कौन सुलझाता है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। देखिए प्रश्न है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधित विवाद को कौन सुलझाता है? काफ़ी अच्छा प्रश्न साथियों, काफ़ी ट्रिकी सवाल है। तो देखिए जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधित विवाद को यह सुलझाता है साथियों सर्वोच्च न्यायालय, यानी सुप्रीम कोर्ट साथियों इसको सुलझाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14 है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न है साथियों, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द साउदर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडिया? यानी निम्न में से कौन सा भारत का सबसे दक्षिणतम किनारा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। प्रश्न है निम्न में से कौन सा भारत का सबसे दक्षिणतम किनारा है? तो साथियों भारत का सबसे दक्षिणतम किनारा है इंदिरा पॉइंट। तो साथियों इंदिरा पॉइंट इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत का सबसे दक्षिणतम किनारा इंदिरा पॉइंट है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर बन जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15 है, द एरिया ऑफ इंडिया इज व्हाट परसेंट ऑफ द एरिया ऑफ द वर्ल्ड? साथियों प्रश्न है, द एरिया ऑफ इंडिया इज व्हाट परसेंट ऑफ द एरिया ऑफ द वर्ल्ड? तो भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप स्टार लगा के चलिए। देखिए प्रश्न है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा 2.42%, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। साथियों 2.42% इसका सही उत्तर होगा। और साथियों बात करें भारत के क्षेत्रफल की, तो साथियों क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में 7वां स्थान है। और साथियों पहले स्थान की बात करें तो प्रथम स्थान पे आता है रूस। साथियों क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल में पहले स्थान पे आता है रूस आता है और भारत का स्थान आता है 7वें नंबर पे। और वहीं बात करें साथियों जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश, तो साथियों जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश हो जाता है भारत। तो साथियों जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश भारत है। और एग्जाम में अगर आपसे प्रश्न पूछे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन है, तो साथियों क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है रूस। और यहाँ पे प्रश्न था कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो भारत का क्षेत्रफल जो है विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको स्टार लगा के चलिएगा। एग्जाम का साथियों बहुत ही फेवरेट प्रश्न है, एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है व्हिच लॉ इज रिलेटेड टू द फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रिक चार्ज? काफ़ी अच्छा प्रश्न है। प्रश्न है कौन सी धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होती? तो काफ़ी आसान प्रश्न साथियों, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में भी बताना कि मुझे इसका उत्तर पहले से पता था। देखिए 4 ऑप्शन है, लोहा है, निकल है, कोबाल्ट है और एल्यूमिनियम है। बहुत ही आसान प्रश्न साथियों। और अक्सर क्या होता है आसान प्रश्न एग्जाम में पूछता भी है और एग्जाम में हम आसान प्रश्न को हम गलत करके आते हैं। क्योंकि क्या होता है साथियों, हमें प्रश्न आते हुए भी एग्जाम में भूल जाते हैं। और यह इसलिए होता है क्योंकि एग्जाम में जब हम बैठते हैं तो बहुत सारा प्रेशर और टेंशन ले लेते हैं। बट हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। जब हम एग्ज़ाम हॉल में बैठें तो हमें अपना माइंड एकदम फ्रेश करके बैठना चाहिए। सिर्फ हमारा फोकस परीक्षा देने पे होना चाहिए, ना कि अपने माइंड पे ज़्यादा प्रेशर ले लेने से साथियों क्या होता है हमें आते हुए प्रश्न भी भूल जाते हैं। तो अगर हम परीक्षा दें साथियों तो एकदम टेंशन मुक्त होकर परीक्षा दें तो हमारी परीक्षा अच्छी जाती है। और क्या होता है बच्चे साथियों प्रश्न सभी को आता है
और बच्चे क्या करते हैं, जब एग्ज़ाम हॉल में बैठते हैं तो बस उनके ऊपर प्रेशर और टेंशन ज़्यादा होती है, वो अपने आसपास और लगभग हर एक चीज़ को सोचने लगते हैं। तो ये सब साथियों परीक्षा देते टाइम हमें नहीं सोचना है, इनको हमें इग्नोर करना है और परीक्षा हॉल में जब बैठें तो एकदम फ्री माइंड होकर बैठें। तो देखिए प्रश्न भी है कि कौन सी धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होती। तो बहुत ही आसान प्रश्न है, इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी एल्यूमिनियम। साथियों जो एल्यूमिनियम है यह चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होती। बाकी लोहा, निकल और कोबाल्ट ये साथियों चुंबक द्वारा आकर्षित होते हैं, बट एल्यूमिनियम जो है यह चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होती। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है व्हिच लॉ इज रिलेटेड टू द फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी कौन सा नियम दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल से संबंधित है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखिए कौन सा नियम दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल से संबंधित है। ऑप्शन ए है एम्पियर का नियम, ऑप्शन बी है कूलाम का नियम, ऑप्शन सी है फैराडे का नियम और ऑप्शन नंबर डी है ओम का नियम। साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी कूलाम का नियम। साथियों कूलाम का नियम जो है यह दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला बल है, तो कूलाम का नियम इसका सही उत्तर बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है व्हाट इज द टेम्परेचर एट विच ए लिक्विड टर्न्स इनटू वेपर ऑन गेटिंग इनटू इट। देखिए प्रश्न जिस ताप पर कोई द्रव ऊष्मा पाकर वाष्प में बदल जाता है क्या कहलाता है। यानी साथियों प्रश्न जिस ताप पर कोई द्रव ऊष्मा, साथियों यहाँ पे ऊष्मे लिख उठा है बट यहाँ पे होगा साथियों ऊष्मा, यहाँ पे होगा साथियों ऊष्मा। तो जिस ताप पर कोई द्रव ऊष्मा पाकर वाष्प में बदल जाता है क्या कहलाता है। गलनांक कहलाता है या ऊर्ध्वपातन या क्वथनांक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए साथियों यदि कोई ताप है और ऊष्मा पाकर वह भाप में बदल जा रही है तो इस पॉइंट को क्या कहेंगे हम, बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक कहेंगे। तो साथियों ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। साथियों क्या होगा, क्वथनांक कहलाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कोई भी ताप अगर ऊष्मा पाकर वाष्प में यानी भाप में बदल जा रही है तो उस पॉइंट को हम कहेंगे क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19 है। प्रश्न है तुजू पास कनेक्ट्स इंडिया विथ, यानी तुजू दर्रा भारत को किससे जोड़ता है। साथियों तुजू दर्रा भारत को किससे जोड़ता है। तो साथियों तुजू दर्रा जो है या भारत को म्यांमार से जोड़ता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तुजू दर्रा भारत को म्यांमार से जोड़ता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है हु गेव द स्लोगन कर मत दो, यानी कर मत दो का नारा किसने दिया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, एग्जाम में यह प्रश्न रिपीट भी हो चुका है। तो प्रश्न है कर मत दो का नारा किसने दिया था। ऑप्शन ए विनोबा भावे, ऑप्शन बी सरदार पटेल, ऑप्शन सी जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर डी श्यामलाल गुप्त पार्षद। तो देखिए साथियों कर मत दो का नारा दिया था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। साथियों कर मत दो का नारा सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने दिया था। साथियों जितने भी प्रश्न हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो का लिंक जितना हो सके अपने यार दोस्त के पास शेयर जरूर कीजिए। जितने भी आपके दोस्त एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आप वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न साथियों प्रश्न नंबर 21 है। प्रश्न है हुज क्रिएशन इज मेघदूत, यानी मेघदूत किसकी रचना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्टार लगा के चलिए साथियों, प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है। प्रश्न है मेघदूत किसकी रचना है। तो साथियों मेघदूत जो है यह कालिदास की रचना है। साथियों मेघदूत कालिदास की रचना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लगभग कई बार यह एग्जाम में रिपीट हो चुका है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22 है। व्हेन डिड द बैटल ऑफ कन्नौज टेक प्लेस, यानी कन्नौज का युद्ध कब हुआ था। प्रश्न है कन्नौज का युद्ध कब हुआ था। तो साथियों कन्नौज का युद्ध हुआ था 1540 में। तो 1540 में साथियों कन्नौज का युद्ध हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। साथियों अगला प्रश्न है व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, यानी परमाणु का साथियों प्रश्न है कार्बन का परमाणु भार कितना है। देखिए यहाँ पे साथियों कार्बन का परमाणु भार पूछा है। अगर यहाँ पे पूछता है साथियों कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना है, तो साथियों कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6 होता, लेकिन यहाँ पे प्रश्न है कि
कार्बन का परमाणु भार, तो साथियों कार्बन का परमाणु भार 12 होता है। कितना होता है? तो कार्बन का परमाणु भार 12 होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कार्बन का परमाणु भार 12 होता है। और अगर प्रश्न पूछता है कि कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना है, तो कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर साथियों कितना है, इसमें तो प्रश्न नंबर पड़ा नहीं, बट प्रश्न है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रिफ्रैक्टरी मटेरियल, यानी निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपातक पदार्थ है। तो देखिए कपूर, नेफ्थलीन, अमोनिया क्लोराइड, ये साथियों तीनों जो हैं ऊर्ध्वपातक पदार्थ हैं। तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव, यानी उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। साथियों कपूर, नेफ्थलीन, अमोनिया क्लोराइड, ये तीनों ऊर्ध्वपातक पदार्थ हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25 है व्हेन वाज द मुस्लिम लीग इस्टेब्लिश्ड इन इंडिया, यानी भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको स्टार लगा के चलिए। जो ये प्रश्न साथियों एग्जाम में हो सकता है आपके पूछ ले। तो प्रश्न है भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई। तो साथियों भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है 1906 में। तो ऑप्शन नंबर सी 1906 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हु इज़ द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी इन द लोकसभा, यानी लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है। तो साथियों सीधी सी बात है कि लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है प्रधानमंत्री। तो साथियों पीएम जो होता है यह लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट सेल, यानी निम्नलिखित में से सबसे छोटी कोशिका कौन सी है। साथियों प्रश्न है निम्न में से सबसे छोटी कोशिका कौन सी है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन ए एंड अमीबा हिस्टोलिटिका, ऑप्शन बी माइकोप्लाज्मा, ऑप्शन सी लाल रक्त कणिकाएं, ऑप्शन नंबर डी शुतुरमुर्ग का अंडा। तो देखिए साथियों यहाँ पे प्रश्न है कि निम्न में सबसे छोटी कोशिका कौन सी है। तो साथियों सबसे छोटी कोशिका है माइकोप्लाज्मा। तो साथियों सबसे छोटी कोशिका है माइकोप्लाज्मा। तो माइकोप्लाज्मा इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न साथियों व्हाट इज स्टडीड इन स्पर्मोलॉजी, यानी स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो सीधी सी बात है साथियों स्पर्मोलॉजी में अध्ययन किया जाता है सीड्स, यानी बीज का अध्ययन साथियों स्पर्मोलॉजी कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, यानी निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि नहीं है। प्रश्न ध्यान से पढ़िए, प्रश्न है सदिश राशि नहीं है। साथियों प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि नहीं है। तो साथियों वेग, समवेग और त्वरण, ये साथियों तीनों क्या हैं, तो ये सदिश राशि हैं। बट यहाँ पे जो द्रव्यमान है साथियों यह सदिश राशि नहीं है। तो यही इसका उत्तर हो जाएगा। साथियों द्रव्यमान सदिश राशि नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी वेग, संवेग और त्वरण साथियों ये सदिश राशि हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30 है हुज सरनेम इज द लैंड ऑफ 1000 लेक्स, यानी 1000 झीलों की भूमि का किसका उपनाम है। इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों, काफ़ी अच्छा प्रश्न, इसको आप स्टार लगा के चलिए, एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है। देखिए साथियों 1000 झीलों की भूमि किसका उपनाम है। तो साथियों फिनलैंड को साथियों 1000 झीलों की भूमि का उपनाम कहते हैं। और साथियों फिनलैंड को झीलों का देश भी कहा जाता है। एग्जाम में कई बार प्रश्न साथियों घुमा के पूछा है। प्रश्न इस प्रकार से पूछा कि निम्न में से किसे झीलों का देश कहते हैं। तो साथियों झीलों का देश बात करें साथियों तो झीलों का देश किसे कहते हैं, तो फिनलैंड को कहते हैं। तो फिनलैंड को साथियों झीलों का देश कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 1000 झीलों की भूमि किसका उपनाम है। तो 1000 झीलों की भूमि साथियों फिनलैंड का उपनाम है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31 है इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए साथियों जितने भी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बट जो प्रश्न ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसको हम इंपॉर्टेंट कह देते हैं कि हो सकता है एग्जाम में रिपीट हो जाए। तो देखिए प्रश्न नंबर 31 है व्हेन वाज भारत रत्न अवार्ड स्टार्टेड, यानी भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई। साथियों भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार है भारत रत्न। तो भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी। तो साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कि भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत होती है ऑप्शन नंबर सी 1954 में। कब होती है साथियों, तो भारत रत्न की शुरुआत होती है 1954 में। तो 1954 इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। साथियों आज का अंतिम प्रश्न है यक्षगान इज द फोक डांस ऑफ वेयर, यानी यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आज का अंतिम प्रश्न है साथियों। प्रश्न है यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है। तो साथियों यक्षगान जो है
यह कर्नाटक का लोक नृत्य है। साथियों कहाँ का है? तो कर्नाटक का लोक नृत्य है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बस साथियों प्रश्न यहीं तक थे। आशा करता हूँ आपको क्लास अच्छा लगा होगा। यदि आपको क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हो सके साथियों इस वीडियो का लिंक जितना भी हो सके अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिए। आपके जितने भी दोस्त SSC MTS, चाहे वह उत्तर प्रदेश पुलिस, चाहे रेलवे कांस्टेबल या RPF कांस्टेबल SI, कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथियों GK GS का कोई तोड़ नहीं होता, लगभग सभी एग्ज़ाम में समान रूप से पूछे जाते हैं। और साथ ही जो बच्चे SSC MTS की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्लास साथियों रामबाण साबित होने वाली है। इसमें साथियों जो SSC MTS के प्रीवियस एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं उसी से रिलेटेड प्रश्नों को डेली मॉक टेस्ट में करवाया जा रहा है। इससे साथियों SSC MTS के बच्चों के लिए एक प्रकार से ये हो जाएगा कि एग्ज़ाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं और किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, इसका आइडिया हो जाएगा। तो साथियों बस आपसे यही विनती है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो का लिंक जितना हो सके अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, क्योंकि साथियों डेली इस चैनल पर इसी तरह के वीडियोज आते रहते हैं जो आपकी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होती है। और साथ ही जो बच्चे RPF कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तथा उत्तर प्रदेश पुलिस की, उनके लिए भी साथियों इस चैनल पर डेली रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट आता रहता है, तो वह भी बच्चे रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट पढ़ रहे देखते रहिए। तो बस साथियों प्रश्न यहीं तक थे। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और जितना हो सके इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करना। चलिए मिलते हैं हम कल वाली वीडियो में। कल वाली वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आज वाली वीडियो को देखिएगा और शेयर कीजिएगा। और जितने भी स्टूडेंट पहला मॉक टेस्ट नहीं देखे हैं वह चैनल के अंदर जाके इसका पहला मॉक टेस्ट भी देख सकते हैं। तो चलिए साथियों मिलते हैं हम कल वाली वीडियो में। कल वाली क्लास साथियों काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, कल वाली क्लास भी आप देखना ज़रूर। तो चलिए मिलते हैं कल वाली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखना।